close till I get up. Time is barely. हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। पीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रशांत कुमार आज से शुरू करता हूँ क्लास 10th का NCERT। देखिए, एकदम 0 to हीरो लेवल तक हम बात करेंगे। वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल discussion with Prashant. If you feels better, do you like, subscribe and share to each other and your friends and family circle. Okay, let's start. देखिए, पहला चैप्टर में क्या है, यानी कि प्रस्तावना देखते हैं यानी कि पूरे NCERT के अनुसार हम लोग टोटल 15 चैप्टर पढ़ेंगे। कितने? 15 चैप्टर पढ़ेंगे। टोटल कितने पढ़ेंगे? 15 चैप्टर। टोटल हम लोग पढ़ेंगे 15 चैप्टर। ओके गाइस, एट फर्स्ट वी वांट टू स्टार्ट 1 नंबर से। अगर देखें तो 1 में है कि वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखिए, इसमें वास्तविक संख्या में बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। कुछ आप इसके बारे में पहले जान लीजिए। भूमिका देखते हैं इसमें, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, इंट्रोडक्शन के नाम से। उसके बाद हम बात करें तो इसमें है यूक्लिड, विभाजन प्रमेय का अंकगणित। नेक्स्ट, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका देखिए फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अलजेब्रा। नेक्स्ट देखिए, इसी में हम क्या डिस्कस करेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या का, जिसमें कि आप पहले नॉर्मली इसमें जान लीजिए। परिमेय के बारे में थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अपरिमेय संख्या को सीखेंगे कि कैसे प्रूव किया जाता है। कि जैसे आप बहुत सुने होंगे अपने से सीनियरों से कि √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, उसको भी देखेंगे, प्रूव करेंगे कैसे होता है। तो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। नेक्स्ट, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। उसके बाद कुछ देख लेंगे इसका समरी यानी सारांश, कुछ फॉर्मूला के रूप में। इतना देखेंगे, तब अपना लोग का इतना कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर हम लोग का क्या
तब पहला पार्ट ख़त्म होगा। अब देखिए दूसरा पार्ट में क्या पढ़ना हम लोग को, बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें भी वही है, आप पहले इसके इंट्रोडक्शन देखिए, मतलब भूमिका देखिए, उसके बाद बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपदों की शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। 3 नंबर में किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध भी देखेंगे, मतलब रिलेशन देखेंगे। पढ़े होंगे, किसी के मुँह से सुनेंगे अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे होता है, क्या होता है, क्या होता है, एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग भी कॉपी कलम लेके एक इत्मीनान से बैठिए और आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलिए, समझते चलिए। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, फिर से आया क्या, सारांश, जिसको हम लोग समरी भी कहते हैं। तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। इसका अब देखिए पहला क्या है, इसको भी इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले कि भूमिका क्या क्या है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। नेक्स्ट, चिंता मत कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा, हम अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पीडीएफ के रूप में। इसको आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। और फिर किसी भी तरह से अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। उसी में देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की अनेक विधियाँ। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। वैसे हम लोग 5 तरीका से देखेंगे, लेकिन पार्टिकुलर हम देखेंगे तो 3 ही तरीका से इसको हम एनसीईआरटी में अच्छे से समझेंगे। जिसमें कि इसमें भी आप 1 नंबर देखिए, प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं।
उसी तरह से विलोपन विधि है, इसी को हम दूसरा नाम भी दे जानते हैं, लुप्तीकरण, यानी हिडन मेथड। फिर से देखिए, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा फिर से कहीं मिलेगा भी नहीं, अच्छे से देखिए इसको। आगे देखिए क्या है, दो चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदलने जा सकने वाले समीकरण, यानी दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। उसके बाद देखेंगे क्या, सारांश। उसी तरह से चौथा पाठ में हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण। कौन घात? द्विघात समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन EQUATION। इसी को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं, इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी वही सेम भूमिका देख लेंगे, द्विघात समीकरण देखेंगे, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल देखेंगे, द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाकर हल देखेंगे, मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स देख लेंगे। उसके बाद क्या है? सारांश। चलिए आप पाँचवां चैप्टर में क्या है, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, जिसको एपी बोलते हैं। एपी शॉर्ट है, एपी, ए मतलब अरिथमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेशन। एपी यानी कि हिंदी में देखिए, समांतर श्रेणी या श्रेणी, इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं ARITHEMATIC, प्रोग्रेशन। यही है ए पहला, पी, ए पी। जीपी और एचपी आप लोग 11th 12th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। उसके बाद है त्रिभुज, त्रिभुज जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद है सातवां चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। उसके बाद देखिए 8वां त्रिकोणमिति के का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। 9वां पाठ में देखिएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। दसवां पाठ में पढ़ेंगे वृत्त।
CIRCLE। 11वें में पढ़ना है रचना, जिसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। 12 में पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13 में पढ़ना है क्षेत्रमिति, इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। 'एरिया रिलेट्स विथ सर्कल या सर्किल। 14वां पाठ में पढ़ते हैं हम लोग सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। और 15 पाठ में पढ़ते हैं हम लोग प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी। यानी टोटल आप इतना पाठ पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आप दूसरा पेज की ओर चलते हैं। देखिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज। चलिए व्यूअर्स, जहाँ पर थे वहीं से शुरू करते हैं। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा टाइम ले लिया गया है, कुछ इमरजेंसी कॉल आ गया था। चलिए आप एक एक करके देखते हैं कि कौन पार्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। संख्या पद्धति और बीजगणित, यानी देखिए ऐसे करके हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें से कि ये हमारा क्या है, 1 नंबर में रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। इससे 10 मार्क्स। अब देखिए 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 5 तक। इसमें से आएगा आपको 20 मार्क्स। ठीक, उसके बाद देखिए त्रिकोणमिति। चलिए 8, त्रिकोणमिति 8 और 9, इसमें से भी आएगा आपको 20 मार्क्स। चलिए और आगे नियामक का ये, इसमें से 10 मार्क्स। ठीक है, आप देखिए त्रिभुज, वृत्त और रचना, यानी त्रिभुज ये 6, 10 और 11, यानी एक्सरसाइज 6, 10 और 11 तीनों से मिलकर आने वाला कितना मार्क्स, 20 मार्क्स। अब बच रहा है कौन चीज़, वृत्त
वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी ये 12-13 भी मिलके दे रहा है आपको 10 मार्क्स, और ये दोनों मिलके वो दे रहा है आपको 10 मार्क्स। अब देखते हैं टोटल जोड़ के कितना मार्क्स आता है। देखिए 10, 10 20, 20 40, 20 60, 70, 90, 100, टोटल हो गया 100 मार्क्स। 100 में से 100 आपको यानी 100% लाना है मैथ्स में। चलिए अब हम NCERT के अनुसार शुरू करते हैं क्या, रियल नंबर। एक एक करके पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ये शुरू कहाँ से आया, कैसे हुआ और इसका यूज कहाँ से। देखिए आप पढ़े होंगे क्या, इसके बारे में देखिए NCERT आपके सामने हम दिखा रहे हैं, बुक है ना NCERT, देख लीजिए पहले आप। NCERT बुक है, यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। ये वास्तविक संख्या ये पहला पार्ट है जिसमें कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है बिल्कुल। चलिए लेट्स स्टार्ट, अब शुरू चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखिए जब शुरुआत में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानकारी था हम लोग को, बट अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसके कारण कुछ बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ, जैसे एक गणितज्ञ का नाम है डेडेकिंड साहब, डेडेकिंड साहब, तथा एक है कैंटर साहब, तथा एक है वेयरस्ट्रास। ये तीनों जो हैं बहुत बड़े गणितज्ञ थे, जिनका योगदान हम किसके रूप में HCF निकालने के लिए जानते हैं इसके बारे में। तो अब देखिए यही सब गणितज्ञ आगे चलकर कुछ रिलेशन बताए, 2 रिलेशन बताए, किसके किसके बारे में, तो साथ ही ये 2 धनात्मक पूर्णांकों के बारे में भी 2 अति महत्वपूर्ण गुण बताए, जिसमें कि 2 अति महत्वपूर्ण गुण के रूप में एक है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। शॉर्ट में बोल देते हैं इसको, इन शॉर्ट अगर वी वांट टू नो, इन शॉर्ट UEDA। हेंस आगे चलते हैं फिर से। दूसरा देखे थे क्या, इसी के बारे में बताया गया था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी क्या, अब इसे इंग्लिश देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, सॉरी एल्गोरिथम नहीं, एल्गोरिथम तो यही है, एल्गोरिथम अरिथमेटिक, ARITHMETIC, अरिथमेटिक। नेक्स्ट देखिए, और हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से और दूसरे फंडामेंटल थ्योरी के बारे में जानते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से क्या निकालते हैं, एक एक बारी से अध्ययन करेंगे तथा इनके अनुप्रयोगी चर्चा भी करेंगे। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मुख्य उपयोगिता क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमने यहाँ पे देखिए, जो हमने क्या है
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मुख्य उपयोगिता दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच में HCF को निकालना है। कौन चीज़ निकालते हैं? HCF तो सबको पता होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक, HCF निकाल लेते हैं। उसी प्रकार अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के उपयोग करके हम निम्न जानकारी लेते हैं, जैसे संख्याएं कौन अपरिमेय है उसको साबित करना है, और कौन सी संख्या परिमेय है वह कब शांत होता है, यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है। तो यही देखेंगे। अशांत आवर्ती इंग्लिश होता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, और शांत का बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। तो कुछ इंग्लिश भी देखिए। दशमलव प्रसार अगर शांत होगा तो इसको बोल देंगे हम क्या? टर्मिनेटिंग। और अशांत आवर्ती की अगर बात करें तो हो गया कौन चीज़? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, REPEATING। चलिए नेक्स्ट। अब हम जानते हैं क्या, शुरू करते हैं परिमेय संख्या से। शुरू करते हैं अब परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या के इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर। देखिए इसका परिभाषा क्या है? वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिन्हें P/Q या P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q कभी भी 0 के बराबर न हो। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब कि वैसी संख्या है जिसको हम अंश बटा हर के भी रूप में लिख सकते हैं। अंश बटा हर, अंश को हम न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको हम n⁻r, इसको हम d⁻r। ठीक, जैसे देखिए 5/7 ये परिमेय संख्या है। क्यों? अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, लेकिन ये क्या 0 है? ये 0 है क्या? नहीं। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं, मतलब क्या, हम नीचे में देखेंगे कि 0 नहीं हो, कुछ भी जो मन में लिख दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए नीचे में 0 नहीं हो। और किसी भी चीज़ से आप किसी भी चीज़ में 0 से भागा देते हैं, ठीक, तो उसका रिजल्ट अनंत आता है। और 0 में जब आप किसी भी चीज़ से भागा देते हैं
किसी भी चीज़ से, तो उसका मतलब 0 आता है। अब चलिए उदाहरण देख लिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जिसे P/Q के रूप में लिखेंगे जहाँ पर P तथा Q क्या है, दो पूर्णांक है। दो पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में आप इंटीजर कहते हैं, ठीक, वो दोनों तरीक़ा से कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है। ऐसा भी हो सकता है तो -5/-7, इसको काटें तो यही -5/9, ये सब क्या है, परिमेय संख्या ही है। इसी प्रकार इस प्रकार 0 तथा सभी पूर्णांक सभी परिमेय संख्या कहलाएंगे। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या तो शांत होता है, प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती होता है, ठीक। अशांत को अनवसानी भी कहते हैं। अब देखिए, अब हम तुरंत हमें आप शांत और अशांत बोले थे, ठीक। तो शांत एक है, अशांत आवर्ती, इसका इंग्लिश क्या बोले थे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन क्या था, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। और इसी को हम अशांत आवर्ती को ही हम अशांत को अनवसानी भी कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए नाम से पता है कौन रिपीट हो रहा है कौन रिपीट नहीं हो रहा है। अशांत हो गया नॉन रिपीटिंग, एक है शांत। मतलब ये क्या होगा, ये रिपीट यानी कि ये हो जाएगा आपको क्या, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। हम देखिए कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे 5/3 1.6666, ये इसी को 1.6 रख रहे हैं, ठीक। देखिए 1/7 0.1425857। अब देखिए ये क्या है, रेकरिंग, ये इसी को 1.6 पे पॉइंट लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए ये क्या है, यहाँ तक आया तो इसको हम बोल देंगे क्या, अशांत आवर्ती या अनवसानी, इसको बोलेंगे शांत। मतलब जो जाके कट गया, यानी ये एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कटेगा नहीं, यहाँ पे अलग अलग तरह का अंक आना शुरू हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे पॉइंट लगा देते, यहाँ 1 से लेकर 7, फिर 1 से लेकर 7, ये 1 से 7, ये बार बार रिपीट होगा। अब चलिए आप परिमेय संख्या के रूप में देखते हैं। इरेशनल नंबर, जस्ट उल्टा है ये परिमेय संख्या का। जो संख्या परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय कहते हैं। अर्थात जिस अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। उदाहरण, √2, √3, √5/2, -√7/3 etc। याद रहे रूट के अंदर अगर 9 नहीं आएगा, क्या कि √9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 क्या है, ये बराबर में 1 और 3 आप क्लियर लिख सकते हैं।
मतलब रूट अंडर के अंदर में जो भी होगा, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा तो हम बोलेंगे वो परिमेय है। अदरवाइज दैट टाइप ऑफ नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। फिर पेज नंबर 3, 4 और पेज नंबर होगा 5। अब देखिए वास्तविक संख्या, यानी कि जो परिमेय देख लिए, तो वास्तविक संख्या पहला चैप्टर यही है अपने लोग का, वास्तविक संख्या। तो वास्तव में जो है वास्तविक संख्या, इसको भी दो हिस्सा में बांट दिए। क्या है? एक परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या। हम देखिए, चलिए एक चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे पाई के बारे में। पाई जिसके बारे में कहा गया, आगे हम चर्चा करेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह बिहार बोर्ड में बहुत बार ऑब्जेक्ट आ चुका है कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या। और पाई की जगह पे हम मान लेते हैं कि 22/7, या इसी को मान लेते हैं 3.1415926। और यही पाई के वैल्यू के बारे में अपने देश के महान गणितज्ञ, जिसके कारण अपने देश में और वर्ल्ड में मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, जिनका नाम था श्री निवास रामानुजन। इन्होंने अपने हाथों से कलम और कॉपी की सहायता से 1,00,000 अंक तक 22/7 को भागा करते करते अपने हाथों से 1,00,000 अंक तक प्रसारित किए थे, लिखे थे। चलिए अब देखते हैं। परिमेय और अपरिमेय समझ में आ रहा है। अब क्या आता है? भाजकता, जिसको डिविजिबिलिटी कहते हैं। भाजकता DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी का सेंस क्या? मतलब भाग, नाम से पता है भाजकता यानी भाग लग जाएगा। तो अब इसके बारे में कोई जान लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक शून्येतर पूर्णांक एक दूसरे पूर्णांक b को विभाजित करता है। अर्थात अगर a किसी दूसरे पूर्णांक b को विभाजित करता है, यानी a जो है b को विभाजित करता है, तो उसका अगर भागफल q आता है और शेषफल अगर r आता है, तो यही है। तो यहाँ पर देखिए क्या है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई एक शून्येतर पूर्णांक a एक दूसरे पूर्णांक b को विभाजित करता है, यदि इस प्रकार का एक तीसरा पूर्णांक c प्राप्त हो, ठीक, तो हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे अगर यहाँ पे है कि अगर हम a में 20 से भगा दिए, तो मान लेते कुछ भागफल आ जाता है, मान लेते c आया, या कुछ शेषफल आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b बराबर AC, यहाँ पे क्या हो जाएगा? b बराबर AC, ठीक। इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त हो। हाँ, याद रखिए यहाँ इसका जो रिमाइंडर होगा, मतलब जिसको शेषफल कह दिए हैं, वो क्या होगा? यहाँ पे 0 होना चाहिए। क्या होगा? 0 होना चाहिए। आगे देखिए फिर क्या, इसी स्थिति को देखते हुए आगे कुछ और लिख रहे हैं। देखिए इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है, और हम कहते हैं कि b a से विभाज्य है। इस स्थिति में b को a का गुणज या अपवर्त कहते हैं, यानी
कि इस स्थिति में क्या कहता है, अगर b a से विभाज्य है, a से विभाज्य है, ठीक, तो हम बोल देंगे क्या, b को a का गुणज, b को a का गुणज या अपवर्त यानी मल्टीपल अपवर्त, इसी को हम बोलेंगे इंग्लिश में मल्टीपल, और a को b का भाजक एवं a को b का भाजक कहते हैं, ठीक है, भाजक या अपवर्तक, भाजक या अपवर्तक, इंग्लिश क्या है, डिविजर, DIVISOR, डिविजर। अब देखिए पुनः रिपीट अगेन ना, a इंटू 0 हो गया 0, अतः एक शून्यतर पूर्णांक a 0 को विभाजित करता है, ठीक। उसी प्रकार से 1 इंटू बी बराबर b, a एवं b भी b को विभाजित करता है, अर्थात यहाँ a एवं b को अयथार्थ भाजक यानी इम्प्रॉपर डिविजर कहते हैं, तो b के अन्य सभी भाजक b के यथार्थ भाजक कहलाते हैं। अब देखिए अयथार्थ भाजक, इंग्लिश देखिए इम्प्रॉपर डिविजर क्या है कि अगर a इंटू 0 बराबर 0, अतः एक शून्यतर पूर्णांक a 0 को विभाजित करता है, a क्या है 0 को विभाजित करता है, a जो है विभाजित किसको करेगा, 0 को, ये कंडीशन है। उसी तरह से 1 इंटू बी बराबर b, अतः a एवं b भी, a एवं b भी b को विभाजित करता है। b के अन्य सभी भाजक, यहाँ पे देखिए 1 और b, यही हुआ अयथार्थ भाजक, तथा b के अन्य सभी भाजक b के यथार्थ तथा b के सभी अन्य भाजक b के यथार्थ भाजक यानी प्रॉपर डिविजर कहते हैं, ठीक। देख लीजिए एक बार अच्छे से, उतार लीजिएगा आराम से, वीडियो रोक के आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम इसको PDF के रूप में इंक्लूड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए भाजकता का कुछ गुण, यानी भाजकता के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजर। 0 किसी भी पूर्णांक को विभाजित नहीं करता है, याद रखेंगे, 0 जो है किसी भी पूर्णांक को विभाजित नहीं करता, यानी 0 किसी भी पूर्णांक को विभाजित नहीं करता है।
2 नंबर में देखिए, प्रत्येक अशून्य पूर्णांक के द्वारा 0 विभाजित होता है। प्रत्येक अशून्य पूर्णांक के द्वारा 0 विभाजित होता है। 0 नेक्स्ट, +-1 किसी भी अशून्य पूर्णांक को विभाजित करता है। किसी भी अशून्य पूर्णांक को विभाजित करता है। यदि a कोई अशून्य पूर्णांक है तथा b कोई दूसरा पूर्णांक हो तो यदि a कोई अशून्य पूर्णांक है, तो अशून्य मतलब शून्य नहीं है, अशून्य पूर्णांक है, तथा b कोई दूसरा पूर्णांक हो तो अगर a को b से भगा देते हैं तो याद रखिए कि a मॉडुलस यानी mod -b, -a -b तथा -a भागा b तीनों कंडीशन सत्य हैं, तीनों शर्त सत्य है। अब एक और मेथड है कंट्राडिक्शन, लास्ट है, इसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद कुछ और देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे देखेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड यानी विरोधाभास। कंट्राडिक्शन इसका अर्थ हुआ है कि जो चीज़ को प्रूफ करना है उसके ऑपोजिट, उसके विरोध में, उसके विलोम हम मान के चलेंगे। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, ठीक, रास्ता आपको पता नहीं है, तो आप या तो हो सकता है क्या, अगर आपको जाना है उत्तर, आप चले गए दक्षिण, ठीक, ऐसे समझिए। अगर आपको नॉर्थ जाना है, आप साउथ चले गए। जाना तो है आपको नॉर्थ, लेकिन आप पहुंच गए कहाँ, साउथ। यानी जहाँ जाना है आपको वहाँ नहीं जाके आप उसके ऑपोजिट पहुंच गए, तो यानी कि आप कंट्राडिक्ट हो गए। कंट्राडिक्शन आपके साथ हुआ कि जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं जाके आप उसके उलट दिशा में यानी उल्टा दिशा में चले गए। तो इसी तरह से कभी कभी कुछ क्वेश्चन को साबित करने के लिए हमें इस मेथड का अप्लाई करना जरूरी होता है। कभी कभी किसी कथन को सत्यता सीधे साबित करना आसान नहीं होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे प्रश्नों को साबित करने के लिए हम कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास मेथड का अप्लाई करेंगे। ऐसे में कथन को असत्य मानकर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं और यह तभी कथन को सत्यता का प्रमाण बन जाता है। समझ में आ गया? अब चलिए एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। एल्गोरिथम क्या है? देखिए यह क्या है, एल्गोरिथम किसी सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला, किसी सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला जो किसी
विशेष प्रकार की समस्या जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथ्म कहलाता है। एल्गोरिथ्म कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग फारसी गणितज्ञ, एल्गोरिथ्म शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह फारस के एक गणितज्ञ थे जिसको फारसी गणितज्ञ कहते हैं, अल ख्वारिज़मी। क्या नाम है? अल ख्वारिज़मी ने 9वीं शताब्दी में किया था। चलिए अब लेमा के बारे में पढ़ते हैं। प्रमेयिका, जिसको लेमा कहते हैं, LEMMA। कोई इसको LEMMA भी पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक सिद्ध कथन है, ठीक है। प्रमेयिका जो होता है वो सिद्ध कथन है। प्रमेयिका यह एक सिद्ध कथन है। यह एक सिद्ध कथन है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में होता है। ठीक, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसका क्या अर्थ होता है? ये दो धनात्मक पूर्णांक के बारे में बताएगा कि लिखते भी चलिएगा साथ साथ। ये दो धन पूर्णांक A और B दिए हो, यदि दो धन पूर्णांक A और B दिए हो तब अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R का अस्तित्व है, जहां पर A जो है BQ बराबर R। क्या यहाँ पर दिया? A एवं B, इसका परिभाषा देखिए। A एवं B दिए हो तो दोनों क्या है? धन पूर्णांक है। क्या बोले? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, EDL। ठीक, तब इसमें क्या है देखते हैं। क्या कहा गया है, इसका पहले कथन देख लीजिए। दो धन पूर्णांक A और B दिए हो तब अद्वितीय देख लीजिए सही से,
दो धन पूर्णांक a और b दिए हो, तब अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R का अस्तित्व है। Q और R का अस्तित्व है, अर्थात A बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, जहाँ पे R जो होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन B से छोटा होता है। Q और R क्रम से भागफल, आप देखिए यहाँ पे Q क्या है, भागफल है, और ये R क्या है, शेषफल है। ये कहा गया था ये इस टाइप में। ठीक, अब देखिए, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। उदाहरण के लिए देखिए, a बराबर अगर 455 ले, a बराबर 455, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझ आते हैं। एनसीईआरटी में देखिए, एक क्वेश्चन लेके समझ आते हैं। ये एनसीईआरटी के अनुसार, यानी ये जो है, यानी कि एनसीईआरटी के अनुसार थ्योरम नंबर 1.1 है, पर में 1.1 है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी के अनुसार थ्योरम नंबर 1.1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के बारे में जो कहा गया था, 780 से 850 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था। इसका एरा कितना था, 780 से 850, 70 साल हो गया ना, दो यानी 20 इधर, 70 साल हो गया, यानी 70 साल के समय में ये अपने जीवन में 70 साल जिए हैं ये, और 70 साल की में ही ये सब कुछ किया। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्या था, 400 a बराबर 455 था। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला a बराबर दे दिया 455, तो फॉर्मूला में a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए कि अगर हम 455 रखते हैं एक जगह, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम 42 गुना 10 कर दें, ठीक, तो हो गया कितना, 420 हो गया, प्लस में 35 कर दे, हो गया 455। अब देखिए ये जो हमारा है, यही हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया। क्या हो गया, भाजक, मतलब 42। देखिए जैसे 455 में हम कौन चीज़ से भगा लगा दे, तो हो गया 10, 420, 35, ये हमारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं इस पे। 384 तथा 26 के मौसम को 384 तथा 26 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करें।
ये क्वेश्चन लेते हैं 135 तथा 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग करके ज्ञात करें। देखिए जैसे यहाँ पे दिया 135 और 225, इसमें से बताइए बड़ा कौन है। जो बड़ा है आप उसको ए मानिए, ठीक। जो छोटा है आप उसको बी मानिए। हमको फॉर्मूला क्या पता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ पे आर जो है 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन बी से छोटा है। अब देखिए ए की जगह हम क्या रखते हैं 225, बी की जगह 135। अब कितना से गुना करेंगे और क्या शेषफल आएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हम 135 में 1 से गुना कर देते 135 रहा, शेषफल कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा ना आपका। कितना आ जाएगा, तो अभी तो है 90 आ जाएगा इसका शेषफल ना, 90 आ गया शेषफल। तो ये 90। देखिए ये 135 को आप घसका के इधर ले आइए, तो 135 को ले आए इधर, तो इन 90 को इसके जगह पे ले आइए, तो यानी 90 यहाँ पे आ गया गुना यहाँ पे 1, ठीक, प्लस में क्या 45। फिर इसको 90 को इधर ले आइए और 45 को इधर ले आइए, गुना 2 प्लस 0, यानी ये हमारा जो है HCF, यही हमारा 45 आया। ठीक, समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि से बनाते हैं, जैसे बचपन में भाग विधि से बनाते थे। तो 225 में 135 से भगा देंगे, ठीक। तो एक बार में तो कितना आएगा 135 घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे कट गया, आया कितना 90। अब इसको 135 को उतारिएगा, देखिए मिलाते चलिएगा। 135 से अगर हम 1 से गुना किए 135 में तो 135 आया। 225 में से 135 को घटा दिए तो 90 बचा। 225 में से 135 को घटा दिए तो 90 बचा। अब देखिए 135 के जगह पे 90 के लिए आए, इसको घसका किधर लाए, इसको घसका किधर लाए। अब इसको कीजिए तो 9 का 9 यानी एक बार में तो 90 हो गया, ये हो गया 45, 2 बार में 90 खत्म, यानी यही हमारा आंसर है कितना 45। ये क्या लिखे हैं 45 लिखे हैं। है, ठीक। उसी तरह से देखिए आप एक एक करके क्वेश्चन देखिए NCERT का सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आज इतना ही तक रखते हैं, फिर कल पढ़ेंगे पेज नंबर आगे 5, 6, 7 हो गया, ये 8 कल पढ़ेंगे इससे आगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप निश्चित रूप से अच्छे से इसको फॉलो करें, रेगुलर क्लास में रहें आप सभी, और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त को भी शेयर करके बोले, ठीक, फीडबैक दे। फिर देखिए उसके बाद हम गणित के बाद कुछ न्यूमेरिकल में देखेंगे, आंकिक न्यूमेरिकल, ये वाला बुक जो पूनम वर्मा की 9वीं 10वीं के लिए बहुत हाईलाइट बुक है। यहाँ तक कि 2018 में RRB में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और फिर अपने ग्रुप में अपने सहपाठियों फ्रेंड्स के बीच बांट दे, शेयर करें। और हम अपने लिंक के अनुसार हम इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको PDF के रूप में भी जोड़ देंगे। तो धन्यवाद।